तो आज हम युवाल नोआ हरारी की नई किताब नेक्सस की दुनिया में उतरने वाले हैं। जो लोग हरारी को सेपियंस से जानते हैं उन्हें पता है कि वो बड़े सवाल पूछते हैं, और ये किताब शायद सबसे बड़े सवाल से शुरू होती है जिसने मानव इतिहास को बनाया है, इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल। और जब हम इंफॉर्मेशन या सूचना कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ डेटा या आंकड़ों से नहीं है। हरारी का तर्क ये है कि पत्थर के ज़माने की कहानियों से लेकर आज के एआई एल्गोरिदम तक जिसने भी सूचना के नेटवर्क को नियंत्रित किया है उसी ने दुनिया पर राज किया है। ये शक्ति, समाज और हमारी सच्चाई की कहानी है। तो आज का हमारा मिशन यही है, हम इस पूरी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कैसे कहानियों, दस्तावेजों और अब कोड ने हमारी दुनिया को बनाया है, और सबसे जरूरी सवाल, अब जब एआई यह कोड खुद लिखने लगा है तो भविष्य में हमारा क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। हरारी किताब की शुरुआत में ही एक बहुत चुभने वाला सवाल पूछते हैं। हम अपनी प्रजाति को होमो सेपियंस कहते हैं, यानी बुद्धिमान मानव। लेकिन क्या हम सच में उतनी बुद्धिमान हैं? हमारे पास आज इतनी जानकारी है जितनी इतिहास में कभी नहीं थी। फिर भी हम जलवायु परिवर्तन, परमाणु युद्ध का खतरा और एआई के अनियंत्रित होने जैसी समस्याओं के मुहाने पर खड़े हैं। ये कैसा ज्ञान है जो हमें विनाश की ओर ले जा रहा है? यहीं पर हरारी मिथकों और भ्रम की भूमिका का जिक्र करते हैं, जो उनके काम का एक सेंट्रल आइडिया है। वो कहती हैं कि बड़े समाजों को एक साथ बांधने के लिए साझा मिथक, मतलब कॉमन कहानियां जरूरी थीं। लेकिन जब ये मिथक सच्चाई से पूरी तरह नाता तोड़ लेते हैं और भ्रम बन जाते हैं तो वो बेहद विनाशकारी हो सकते हैं। लेकिन क्या मिथक सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है? आज के जमाने में वे इतनी ताकतवर कैसे हो सकती हैं? सवाल बहुत अच्छा है। हरारी के अनुसार मिथक सिर्फ कहानियां नहीं है, वे एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह हैं। 20वीं सदी में नाजीवाद और स्टालिनवाद इसके सबसे भयानक उदाहरण हैं। ये सिर्फ राजनीतिक विचारधाराएं नहीं थीं, ये बहुत शक्तिशाली सूचना नेटवर्क थे। एक नेटवर्क ने लाखों लोगों को यह विश्वास दिलाया कि एक नस्ल दूसरों से श्रेष्ठ है, और दूसरे ने यह विश्वास दिलाया कि एक पार्टी और एक नेता ही परम सत्य हैं। इन भ्रमों ने सच्चाई को इस तरह तोड़ा मरोड़ा कि करोड़ों लोगों की जान चली गई। तो मिथक सिर्फ अतीत की बात नहीं है, वे आज भी हमारी वास्तविकता को नियंत्रित करते हैं। तो अगर भ्रम इतना खतरनाक हो सकता है तो फिर सच्ची सूचना क्या है? हरारी इसका क्या मतलब बताते हैं? उनके लिए सूचना का असली काम कनेक्शन बनाना है, संबंध स्थापित करना है। ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, बल्कि उस तथ्य का प्रभाव है। वो पहले विश्व युद्ध का एक बहुत ही शानदार किस्सा सुनाती हैं। चेर अमीन नाम का एक कबूतर था। अमेरिकी सेना की एक बटालियन बुरी तरह फंस गई थी और उन्हीं के तोपखाने उन पर बमबारी कर रहे थे। उस कबूतर के पैर में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा बांधा गया, जिस पर लिखा था, हम 250.4 पर है, हमारे अपने तोपें हम पर गोले बरसा रही हैं, भगवान के लिए इसे रोको। वो कबूतर उड़ता हुआ गया, उसे एक गोली भी लगी, लेकिन उसने संदेश पहुंचा दिया और 1940 सैनिकों की जान बच गई। वाह! तो वो कागज का टुकड़ा सिर्फ कागज नहीं था, वो उम्मीद और जिंदगी का कनेक्शन था। बिल्कुल। वो कागज का टुकड़ा और उस पर लिखे शब्द एक प्रतीक बन गए, जिसने एक नई वास्तविकता को जन्म दिया, उन सैनिकों का बचना। और यही शक्ति है साझा कहानियों की। धर्म जैसे बाइबल या रामायण लाखों लोगों को एक नैतिक कोड में बांधते हैं। राष्ट्र जैसे अमेरिकन ड्रीम लोगों को एक साझा लक्ष्य देते हैं। यहाँ तक कि एप्पल जैसी कंपनियां भी सिर्फ फोन नहीं बेचती, वे इनोवेशन और डिजाइन की एक कहानी बेचती हैं। ये कहानियां एक तरह का सोशल ग्लू, यानी सामाजिक गोंद बन जाती हैं। सामाजिक गोंद? अच्छा, मतलब जैसे गोंद अलग अलग चीजों को चिपकाकर एक बना देता है, वैसे ही ये कहानियां लाखों अजनबियों को एक दूसरे से जोड़कर एक राष्ट्र या एक समुदाय बना देती हैं। आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी। यही वो गोंद है जो हमें साथ रखता है। ठीक है, तो कहानियां और मिथक छोटे समूहों या कबीलों के लिए काम करते हैं, लेकिन जब समाज बड़े होने लगते हैं, शहर और साम्राज्य बनने लगते हैं, तब क्या होता है? लाखों लोगों को सिर्फ कहानियों से तो नहीं चलाया जा सकता। यहीं पर अगला बड़ा सूचना नेटवर्क आता है, दस्तावेज, लिखित रिकॉर्ड। जब समाज जटिल हो गए तो उन्हें चलाने के लिए एक नए टूल की जरूरत पड़ी, और इसी से नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी का जन्म हुआ। ब्यूरोक्रेसी
मतलब वो शब्द जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में सरकारी दफ्तरों की धीमी रफ्तार और लाल फीताशाही आती है। हाँ, लेकिन हरारी हमें इसे एक सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में देखने के लिए कहती हैं। रोमन साम्राज्य हो या मुगल साम्राज्य, इतने बड़े साम्राज्यों को बिना लिखित रिकॉर्ड के चलाना असंभव था। जमीन का रिकॉर्ड कौन रखेगा, टैक्स कौन इकट्ठा करेगा, सेना को वेतन कैसे मिलेगा, ये सब कुछ दस्तावेजों के जरिए ही संभव था। और ये नौकरशाही अपने आप में एक सुपर पावर थी। एक कागज पर लगी मुहर, एक दस्तावेज, कभी-कभी एक राजा के हुक्म से ज्यादा ताकतवर हो सकता था, क्योंकि वो एक सिस्टम का हिस्सा था और वो सिस्टम व्यक्ति से बड़ा था। तो मतलब नौकरशाही कोई उबाऊ कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक ऐसी तकनीक है जो बड़े पैमाने पर समाज को व्यवस्थित करना संभव बनाती है। लेकिन ये सिस्टम जिन्हें इंसान चलाते हैं, वे गलतियां तो करते ही होंगे। बिल्कुल। और हरारी कहती हैं कि कोई भी सिस्टम त्रुटिहीन नहीं हो सकता, गलतियां होना तय है। कैथोलिक चर्च का उदाहरण देखिए, हजारों साल पुरानी, दुनिया की सबसे शक्तिशाली और व्यवस्थित संस्थाओं में से एक। लेकिन उसने गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों को सिर्फ इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनकी खोज चर्च की स्थापित कहानी से मेल नहीं खाती थी। ये एक बहुत बड़ी प्रणालीगत गलती थी। इससे ये पता चलता है कि गलतियां होना तो लाजमी हैं। हाँ, लेकिन हरारी इससे एक कदम आगे जाती हैं। वो कहती हैं कि गलतियां सिर्फ अपरिहार्य नहीं है, वे प्रगति के लिए जरूरी भी हैं। हम अपनी गलतियों को पहचान कर और उन्हें सुधार कर ही अपने सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। और यहीं से सत्ता का सवाल उठता है ना? क्योंकि सुधार कौन करेगा, ये वही तय करता है जिसके पास सिस्टम को नियंत्रित करने की शक्ति हो। ये जो सिस्टम की गलतियों को सुधारने की बात है, यहीं पर हरारी लोकतंत्र और तानाशाही के बीच एक बड़ा फर्क दिखाते हैं, खासकर सूचना के प्रवाह को लेकर। बिल्कुल। वो कहती हैं कि लोकतंत्र एक ऐसा सिस्टम है जहां सूचना का प्रवाह स्वतंत्र होता है। यहाँ पारदर्शिता और जवाबदेही की उम्मीद की जाती है। मीडिया, अदालतें, विपक्ष, ये सब सिस्टम में मौजूद गलतियों को उजागर करने का काम करते हैं। इसलिए एक अच्छा लोकतंत्र सेल्फ करेक्टिंग होता है, मतलब वो अपनी गलतियों को खुद सुधारने की क्षमता रखता है। इसके विपरीत तानाशाही शासन में सूचना पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये थोड़ा ज्यादा सरल नहीं है? आज के जमाने में इंटरनेट के साथ क्या कोई भी तानाशाही सच में सूचना को पूरी तरह से बंद कर सकती है? लोग वीपीएन या दूसरे तरीकों से बाहर की जानकारी हासिल नहीं करते। यह एक बहुत ही जायज सवाल है। और हाँ, सूचना को पूरी तरह से रोकना अब लगभग नामुमकिन है। लेकिन तानाशाही शासन का लक्ष्य सूचना को पूरी तरह रोकना नहीं, बल्कि उस पर हावी होना है। वे सेंसरशिप, प्रोपेगेंडा और निगरानी का इस्तेमाल करके सूचना को एक बंद लूप में बदल देते हैं। वे एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां सरकार का नैरेटिव इतना जोर शोर से फैलाया जाता है कि बाकी आवाजें दब जाती हैं। नाजी जर्मनी में गोएबल्स का प्रोपेगेंडा मंत्रालय यही करता था। तो भले ही लूप पूरी तरह से सील ना हो, लेकिन वो उसे इतना नियंत्रित कर लेते हैं कि ज्यादातर लोग उसी के अंदर सोचते और जीते हैं। और अब इस पूरे खेल में, इस सूचना के नेटवर्क में एक नया और शायद सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी आ गया है, कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये सिर्फ एक नया टूल नहीं है, नहीं, ये खेल को बदलने वाली चीज है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो प्रिंटिंग प्रेस ने क्या किया? उसने इंसानों द्वारा लिखी गई सूचना को तेजी से फैलाया। लेकिन एआई सूचना को सिर्फ फैलाता नहीं है, वो सूचना को बनाता है, उसे समझता है और उसमें हेरफेर भी कर सकता है। यहाँ असली गेम चेंजर ये नहीं है कि जानकारी तेजी से फैल रही है। असली बदलाव ये है कि इतिहास में पहली बार एक गैर इंसानी शक्ति, एक नॉन ह्यूमन एंटिटी खुद कहानी लिख रही है। एआई हमारी सच्चाई का निर्माता बन रहा है। इसका कोई ठोस उदाहरण? ये असल जिंदगी में कैसा दिखता है? आज स्टॉक मार्केट में 80% से ज्यादा ट्रेडिंग एल्गोरिदम करते हैं। आपको कौन सा विज्ञापन दिखेगा, कौन सी खबर पहले आएगी, ये सब एआई पैक कर रहा है। और इसका सबसे चरम उदाहरण चीन का सोशल क्रेडिट सिस्टम है। ये सिर्फ निगरानी नहीं है, ये असल में एक विशाल सेंट्रलाइज्ड नौकरशाही है जो दस्तावेजों की जगह रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल कर रही है। जहां मुगलों को टैक्स रेकर्ड्स के लिए महीनों लगते थे, ये सिस्टम 1 सेकंड में ये तय कर सकता है कि कोई नागरिक ट्रेन का टिकट खरीदने के लायक है या नहीं, क्योंकि उसने शायद सड़क पर कूड़ा फेंका था। ये नौकरशाही स्टेरॉइड्स पर है। एक सेकंड, हमने भी बात की कि पुराने सिस्टम जैसे चर्च भी गलतियां करते थे,
तो अगर एआई गलती करता है तो इसमें इतना खतरनाक क्या है? गलती तो इंसानों से भी होती है। बहुत जरूरी सवाल है। फर्क है पैमाने और पारदर्शिता का। जब एक इंसान गलती करता है तो उसका असर सीमित होता है, लेकिन जब एक एआई सिस्टम जो लाखों लोगों के लोन आवेदन या नौकरी के आवेदन प्रोसेस कर रहा है, अपने पक्षपाती डेटा की वजह से गलती करता है, तो वो बड़े पैमाने पर हजारों लोगों के साथ भेदभाव कर सकता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें पता भी नहीं चलता कि गलती क्यों हुई। एल्गोरिदम एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम कर सकता है। इसीलिए मानवीय निगरानी, नियमित ऑडिट और पारदर्शिता जैसे समाधान इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये एआई हमारे जैसे लोकतंत्रों को कैसे प्रभावित कर रहा है? हरारी इको चैम्बर के बारे में चेतावनी देते हैं, जहां एल्गोरिदम हमें केवल वही जानकारी दिखाते हैं जो हमारे विचारों से मेल खाती है। हाँ, और इस पर अक्सर लोग कहते हैं कि इसमें नया क्या है? लोग तो हमेशा से वही अखबार पढ़ते थे या वही चैनल देखते थे जो उनके विचारों से मेल खाता हो। मैं भी यही सोचने वाला था। फर्क है पैमाने मतलब स्केल और सटीकता, प्रिसिजन का। पहले आपको अपना इको चेम्बर खुद ढूंढना पड़ता था। अब एल्गोरिदम आपके लिए एक ऐसा इको चेम्बर बनाता है जो इतना परफेक्ट होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप उसी में जी रहे हैं। ये इको चेम्बर अब आपके दिमाग के हिसाब से कस्टम मेड है। इससे समाज में ध्रुवीकरण बढ़ता है और अलग अलग विचारों के बीच सार्थक बातचीत की गुंजाइश खत्म हो जाती है। और चुनावों के दौरान जानबूझकर फैलाई जाने वाली गलत सूचना यानी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स, इसका एक और भयानक रूप है। और अगर ये सब एआई एक खुले लोकतांत्रिक समाज में कर सकता है, तो एक तानाशाही शासन के लिए ये कितना शक्तिशाली उपकरण बन सकता है? उसकी तो कल्पना ही डरावनी है। एआई के जरिए सरकारें फेशियल रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों पर 24/7 निगरानी रख सकती हैं। लेकिन असल खतरा सिर्फ निगरानी नहीं है, बल्कि उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। जब लोगों को पता होता है कि उन पर हर पल नजर रखी जा रही है, तो वे डर के कारण खुद अपने व्यवहार को नियंत्रित करने लगते हैं। वे सरकार की आलोचना करने से डरेंगे, अलग तरह से सोचने से डरेंगे। ये एक ऐसी जेल है जिसकी कोई दीवारें नहीं है, क्योंकि जेल आपके दिमाग के अंदर बन जाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विचार ही खत्म हो जाता है। तो भविष्य क्या है? क्या हम एक ऐसे वैश्विक साम्राज्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां एक एआई सब कुछ नियंत्रित करेगा, या फिर एक सिलिकॉन कर्टन दुनिया को अलग-अलग तकनीकी खेमों में बांट देगा? यही इस किताब का सबसे बड़ा और अनसुलझा सवाल है। एक संभावना ये है कि प्रतिस्पर्धी एआई इकोसिस्टम जैसे अमेरिका का और चीन का एक नई तरह का शीत युद्ध शुरू कर सकते हैं, जहां लड़ाई जमीन पर नहीं बल्कि डेटा और एल्गोरिदम पर होगी। और एक और भी भयावह संभावना है जिसे हरारी ने छुआ है, जहां एआई इतनी शक्तिशाली हो जाए कि वे स्वयं एक नियंत्रक वर्ग बन जाएं और इंसान उनके लिए महज डेटा पॉइंट बनकर रह जाए, जिनकी भावनाओं और इच्छाओं में हेर फेर किया जा सकता है। ये तो बहुत निराशाजनक तस्वीर है। क्या कोई उम्मीद है? हरारी कहती हैं कि भविष्य अभी तय नहीं है, यह हम पर निर्भर करता है। तकनीक अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। अगर हम अभी से वैश्विक सहयोग और ऐसे नियम बनाएं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा की रक्षा करें, तो हम एआई का उपयोग मानवता की भलाई के लिए कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें जागरूक होना होगा। तो आज की चर्चा का सार ये है कि मिथकों से लेकर एआई तक सूचना नेटवर्क ने हमेशा हमारी दुनिया को आकार दिया है, पर आज का नेटवर्क अलग है। बिल्कुल। बड़ा टेकअवे ये नहीं है कि तकनीक बदल रही है, बल्कि ये है कि वास्तविकता को बनाने की शक्ति, मतलब वे कहानियां जिनके सहारे हम जीते हैं, अब इंसानी हाथों से निकलकर एल्गोरिदम के हाथों में जा रही हैं। और इतिहास हमें बताता है कि जिसने भी सूचना नेटवर्क को नियंत्रित किया है, चाहे वो पुजारी हो, नौकरशाह हो या अब एआई, उसी ने समाज को नियंत्रित किया है। और अंत में हम श्रोताओं के लिए ये विचार छोड़ते हैं, अगर हम अपने सूचना नेटवर्क को पूरी तरह से एआई पर निर्भर बना देते हैं, अगर हर बड़ा फैसला, किसे नौकरी मिलेगी, किसे लोन मिलेगा, यहाँ तक कि युद्ध कब होगा, एल्गोरिदम लेने लगते हैं, तो मानवीय स्वायत्तता और रचनात्मकता का क्या होगा? इंसानों के करने के लिए क्या बचेगा?